हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे इन्वायरमेंट की टेस्ट सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने लास्ट लेक्चर पर। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो प्लीज़ आप जाके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ भी देखना। अगर आपने ये देख लिया तो पहले इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ देखना, और उसके बाद जो हमने लास्ट ईयर जो एक सीरीज़ कराई थी 400 क्वेश्चन की इन्वायरमेंट की, वो आप देखना मत भूलना। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में आपको ऊपर की साइड में आप खोलोगे तो आपको मिल जाएगी वो सीरीज़, और आप उसको देखना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट उसमें मैंने क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, तो आपका कोई भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये तो मैं शायद गारंटी ही ले सकती हूँ। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ। और अगर आपको वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो मैंने जैसे आपको बोला था आपको वैसे ही करना होगा। जब मैं कोई भी क्वेश्चन कराती हूँ आपको वीडियो पॉज करनी होगी, अपना आंसर लगाना होगा और उसके बाद देखना होगा कि इसका आंसर क्या बताया जा रहा है, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा इस वीडियो का, अदरवाइज इसका बेनिफिट आपको नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में हमें स्टेटमेंट्स बतानी है। फर्स्ट है, प्लूटोनियम 239 आइसोटोप इज प्रोड्यूस्ड एज ए बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग यूरेनियम फिजन। प्लूटोनियम 239 जो आइसोटोप है वो एक बाई प्रोडक्ट की तरह प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग यूरेनियम फिजन, जब यूरेनियम का फिजन होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। सेकंड है, रेडोन कैन डिफ्यूज थ्रू रॉक्स एंड सोइल्स इनटू द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल, क्योंकि जो रेडोन होता है वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। रेडोन क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है, इसीलिए वो क्या कर जाता है? डिफ्यूज कर जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया हमारा? सी। ठीक है, और जैसे इसने बोला कि जब यूरेनियम का फिजन होता है ना तो 2 रेडियो एक्टिव एटम्स बनते हैं। मतलब एक रेडियो एक्टिव एटम से 2 रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट बनते हैं जब उसका फ्यूजन हो जाता है। इसका मतलब रेडियो एक्टिव एटम्स का जो नंबर है वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। ठीक है, जबकि जो यूरेनियम का जो यूरेनियम 235 है उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो होती है मोर देन 700 मिलियन ईयर्स। ठीक है, मोर देन 700 मिलियन ईयर्स। लेकिन जो इससे बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनका जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, और वो इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा मतलब ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। ठीक है, तो इसीलिए यूरेनियम के फिजन से जो प्लूटोनियम 239 निकलता है उसका अगर आप देखो कि हाफ लाइफ उसकी कितनी होती है, तो उसकी होती है 2400 ईयर्स। कितनी होती है? 24,000 ईयर्स, सॉरी। ठीक है, 24,000 ईयर्स होती है। तो ये मिलियन ईयर्स में है, ये 1000 ईयर्स में है। तो ये देखो आप कि कितनी ज़्यादा इसकी कम है यूरेनियम से हाफ लाइफ। तो ये कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ठीक है, और आपको बताऊं कि प्लूटोनियम को तो डेडलीस्ट पॉइजन भी बोला जाता है। ठीक है, ये नेचुरली नहीं होता, जब यूरेनियम का फिजन होता है ये तभी मतलब बनता है, या मतलब आप बोल सकते हो कि जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर न्यूक्लियर वेपन बनाए जाते हैं तो उसमें ये प्रोड्यूस होता है। नेचुरली प्लूटोनियम नहीं पाया जाता है, याद रखना। नेचुरली प्लूटोनियम जो है वो एब्सेंट होता है, नेचुरली प्लूटोनियम नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेचुरली नहीं पाया जाता, ये न्यूक्लियर फ्यूजन या उसी टाइम पे ये पाया जाता है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्या बोलता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आईयूसीएन ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज। आईयूसीएन जो आईयूसीएन क्या करता है? रेड लिस्ट जारी करता है स्पीसीज की। ठीक है, इंडेंजर्ड है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कि वल्नरेबल कैटेगरी है कि नियर थ्रेटन्ड है, ऐसी वाली कैटेगरीज आईयूसीएन देता है। तो वो एक देता है ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज के बारे में, एक ग्रीन स्टेटस भी देता है स्पीसीज को। तो उसका मतलब क्या है? फर्स्ट है, इट प्रोवाइड्स ए टूल फॉर असेसिंग द रिकवरी ऑफ स्पीसीज पॉपुलेशन एंड मेजरिंग कंजर्वेशन सक्सेस। बिल्कुल, ये क्या बताता है? ये ग्रीन स्टेटस क्या बताता है कि जो स्पीसीज है उसकी रिकवरी हो रही है। ठीक है, और कंजर्वेशन जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। और सेकंड है, द स्पीसीज असेस्ड ऑन ग्रीन लिस्ट आर नो लॉन्गर इन नीड ऑफ कंजर्वेशन। इसने बोला कि स्पीसीज असेस्ड ऑन द ग्रीन लिस्ट आर नो लॉन्गर इन द नीड ऑफ कंजर्वेशन। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि जो स्पीसीज ग्रीन लिस्ट में आ गई है, जिनकी अभी थोड़ी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, रिकवर हो रही है, उनको कंजर्वेशन की जरूरत है ही नहीं। कंजर्वेशन की जरूरत उनको भी है लेकिन थोड़ी कम है। ठीक है, तो ये चीज़ तो है नहीं कि उनको अभी कंजर्वेशन की जरूरत नहीं है उन स्पीसीज को। तो जो इसका आंसर हो गया वो क्या हो गया हमारा? ए। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आईयूसीएन का ग्रीन स्टेटस, आईयूसीएन तो कई सारे स्टेटस देता है। ठीक है, मतलब इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, बहुत सारी स्पीसीज आपने सुनी होंगी। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो गया वो हमारा क्या हो गया? ए। ठीक है, अब आ जाते हैं कौन से क्वेश्चन नंबर पे? 53 पे। क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विद रेफरेंस टू जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स एंड देयर सोर्स। जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स एंड देयर सोर्स के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले देखो, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, देखो जो भी जनरेशन होती है ना बायोफ्यूल्स की, वो जैसे कि फर्स्ट जनरेशन है वो मेनली जो फूड क्रॉप्स हैं उनसे ड्राइव होते हैं।
सेकेंड जनरेशन जो होती है वो होती है जो नॉन फूड क्रॉप्स होते हैं, जिनको मतलब आदमी खा नहीं सकते, तो उनसे जो बायोफ्यूल बनती है उसको बोलते हैं सेकेंड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन होती है कोई भी मतलब आप बोल सकते हो कि स्पेशली इंजीनियर्ड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे, ठीक है, या फिर एल्गी वगैरह से जो होती है उसको बोलते हैं थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स, ठीक है। और एक फोर्थ जनरेशन अभी रिसर्च के अंदर है, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में जेनेटिकली जो इंजीनियर्ड फीड स्टॉक है वो जेनेटिकली सिंथेसाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ उसको कंबाइन किया जाएगा और तब मतलब बायोफ्यूल बनाई जाएंगी, तो फोर्थ जनरेशन में वो है, तो वो डिफरेंट है और अभी रिसर्च में चल रहा है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन है वो राइस हस्क को हम खा नहीं सकते, तो नॉन फूड क्रॉप है, नॉन फूड क्रॉप किसमें आएगी, सेकंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में क्या आएगा, कॉर्न, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन में क्या आएगा, स्पेशली इंजीनियर्ड एल्गी, ठीक है। तो आपने बता दिया किस किस से है, तो करेक्टली मैच हमें बतानी है, तो करेक्टली मैच कौन सा है, थर्ड ओनली, ठीक है। करेक्टली मैच कौन सा है हमारा, थर्ड ओनली। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क के बारे में हमें बताना है, ठीक है। फर्स्ट है इट इज इंटर गवर्नमेंटल वाइल्ड लाइफ लॉ इन्फोर्समेंट सपोर्ट बॉडी लॉन्च्ड फॉर कर्बिंग इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। बिल्कुल आपने इसके उसमें भी देख लिया होगा कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को कर्ब करने के लिए ये इंटर गवर्नमेंटल वाइल्ड लाइफ बॉडी बनाई गई है। सेकंड है सावन वॉज लॉन्च बाई एशियन मेंबर कंट्रीज, याद रखना सावन एस से याद रखना, सावन जो है इसमें सार्क कंट्रीज की कंट्रीब्यूशन से ये बनाई गई है, ना कि एशियन कंट्रीज के कंट्रीब्यूशन से, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें याद रखना, ऐसे सार्क और ऐसे ही सावन, ठीक है। और थर्ड है इट ऑपरेट्स इट्स एक्टिविटीज फ्रॉम सेक्रेटरीट बेस्ड इन काठमांडू नेपाल। बिल्कुल, और ये जो ऑपरेट करती है अपनी एक्टिविटीज़ को ये काठमांडू नेपाल से करती है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये मैं पहले करवा चुकी हूँ। और जो सावन है ये किसकी एफर्ट से बनी है, किसने इसको रिकमेंड किया था या किसने इसमें इसके बनने में हेल्प की थी, वो की थी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ट्रैफिक, ठीक है। ट्रैफिक जिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो बनी थी 1976 में, उसने इसके बनने में हेल्प की थी, ठीक है। और जो ये ट्रैफिक है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ट्रैफिक है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, यूके में, कैम्ब्रिज यूके, ठीक है। कहाँ पे है इसके हेडक्वार्टर्स, कैम्ब्रिज यूके में है। और ये बनाई, ये किस किस के एफर्ट से बनी हुई है, ये बनी हुई है IUCN प्लस WWF के एफर्ट्स से, किसके, IUCN प्लस WWF, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, ये IUCN प्लस WWF के एफर्ट से मिलकर बनी हुई है ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ट्रैफिक जो है कुछ इंपॉर्टेंट कैंपेन्स भी चलाती है, क्या चलाती है, कुछ इंपॉर्टेंट कैंपेन्स भी हैं इसकी ट्रैफिक की, जैसे कि आप बोल सकते हो डोंट बाय ट्रबल, ठीक है। वांटेड अलाइव, ये वांटेड अलाइव जो है ये 4 एशियन बिग कैट्स के लिए है, जैसे कि टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, इनके लिए है ये वांटेड अलाइव सीरीज। हमें क्या क्या अलाइव चाहिए है, एक तो टाइगर हो गया, एक लेपर्ड हो गया, एक स्नो लेपर्ड हो गया और एक क्लाउडेड लेपर्ड हो गया, ठीक है। तो ये सारे इनके लिए हमें क्या चाहिए, वांटेड अलाइव इन्होंने चलाई हुई है ट्रैफिक में कैंपेन, ठीक है। तो और इन्होंने एक इसमें हेल्प की थी बनने में, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जो सावन था वो कब लॉन्च किया गया था, ये जो सावन है ये कब लॉन्च किया गया था, ये 2011 में लॉन्च किया गया था पारो भूटान में। कहाँ पे, पारो भूटान में इसको लॉन्च किया गया था। ये आप इन चीज़ों को कुछ ध्यान रखना, ठीक है। रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है ताकि वाइल्ड लाइफ क्राइम साउथ एशिया में ना हो, ठीक है। सेक्रेटरीट आपको बता दिया काठमांडू में, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो गया हमारा सी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस के बारे में हमें बताना है। तो फर्स्ट है दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सर्व एज सेक्रेटरीट फॉर G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस। ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस के लिए जो सेक्रेटरीट का काम करता है वो कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड है इट इज ओपन टू G20 कंट्रीज एज वेल एज नॉन G20 कंट्रीज। ये भी सही है कि G20 के लिए भी है और नॉन G20 कंट्रीज के लिए भी है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, सी, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ अलायंस है ये लॉन्च कब की गई थी, ये 2019 में लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी, 2019 में एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। जो मेनली टेक्नोलॉजी गवर्नेंस पे काम करती है, मतलब जो भी स्मार्ट सिटी में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है मेनली उसके एथिकल यूज़ पे मेनली ये बेस है कि उसमें उसको टेक्नोलॉजिकली कैसे किसी सिटी को स्मार्ट सिटी बनाया जाए, ठीक है। इस थीम पे ये बेस है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके लिए सेक्रेटरीट प्रोवाइड करता है। ऑल्सो इसके लिए जो डे टू डे एक्टिविटीज़ का जो काम करता है, डे टू डे एक्टिविटीज़ का काम करता है उसको भी कौन मैनेज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ये भी याद रखना, डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी कौन मैनेज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही मैनेज करता है, ठीक है। और
हाँ तो वही बस यही है, इसमें G20 के से बनी है, लेकिन इसमें कोई भी टेक पार्ट कर सकता है इसमें। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि G20 की ये ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस सबसे पहले तो किसका है, G20 का है, ठीक है। इसका सेक्रेटरीट कौन प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब बनी है, 2019 में, और इसमें सब मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडिया की 4 सिटीज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सेलेक्ट की हैं ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ अलायंस के लिए, ठीक है। तो कौन सी सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है, 4 सिटीज़ को इंडिया के सिलेक्ट किया गया है, इंदौर, बेंगलुरु, हैदराबाद, 1 सेकेंड, ठीक है, हैदराबाद, और एक होता फरीदाबाद, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, हरियाणा में है, ठीक है, फरीदाबाद, ठीक है। हैदराबाद के बाद क्या है, फरीदाबाद। तो ये 4 सिटीज़ हैं जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस के लिए सेलेक्ट किया है इंडिया की, तो इंडिया भी इसका पार्ट है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो ये हमारी इसीलिए ये न्यूज़ में थी। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 56 पे। विद रेफरेंस टू IUCN कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। IUCN के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले है कि IUCN वर्ल्ड कांग्रेस टेक्स प्लेस, कंजर्वेशन कांग्रेस टेक्स प्लेस एवरी 4 ईयर्स की जो IUCN की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है वो हर 4 साल के बाद होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हर 4 साल बाद IUCN की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस होती है, जहाँ पे IUCN के जो मेंबर्स हैं वो ग्लोबल कंजर्वेशन एजेंडा सेट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, जो भी उनको प्लान बनाना, रिजोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि हर 4 साल में ये होती है। सेकेंड है दी IUCN काउंसिल इज द प्रिंसिपल गवर्निंग बॉडी ऑफ IUCN। जो IUCN काउंसिल है वो प्रिंसिपल गवर्निंग बॉडी है IUCN की। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो IUCN काउंसिल है वो प्रिंसिपल गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, IUCN की। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, सही है। थर्ड है द कमीशन ऑन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द 6 IUCN कमीशंस। यस, IUCN के 6 कमीशन है, उसमें से एक का नाम है कमीशन ऑन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कमीशन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अदर कौन कौन से हैं IUCN के कमीशन, जैसे कि होता है कमीशन ऑन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद होता है कमीशन ऑन इकोसिस्टम मैनेजमेंट, ठीक है। फिर है कमीशन ऑन इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद है स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन। फिर है वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंटल लॉ, ठीक है। फिर है वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ये सारी कमीशंस हैं, ठीक है। ये और भी कमीशंस हैं, और ये आपने देख लिया, ये 6 में से ये एक है कमीशन ऑन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इनके भी आप नाम लिख लेना। IUCN वैसे बना कब था, IUCN फाउंड किया गया था 1948 में, ठीक है। और लेकिन उसका जो नेम चेंज पहले किसी और नाम से था, लेकिन बाद में नेम चेंज उसका हुआ था 1956 में। और जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। और मेंबरशिप जो है वो गवर्नमेंट्स के लिए भी खुली हुई है और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ओपन है, ठीक है। तो मेंबरशिप यूनियन कंपोज्ड ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। और आपने इसके 6 पार्ट देख लिए। हाँ, एक और चीज़ कि इंडिया इसका मेंबर कब बना था, फिर इंडिया जो इसका मेंबर बना था वो बना था 1969 में, ठीक है। इंडिया की भी बहुत सारी स्पीसीज़ को ये रेड लिस्ट में डालता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट IUCN के बारे में। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है हमारा डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। होनोलुलु स्ट्रेटर्जी समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। होनोलुलु स्ट्रेटर्जी किससे रिलेटेड है, तो याद रखना ये मेराइन डेब्रिज से रिलेटेड है। फ्रेमवर्क टू रिड्यूस द इकोलॉजिकल, ह्यूमन हेल्थ एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ मेराइन डेब्रिज वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये मेराइन डेब्रिज को रिमूव करने के लिए थी ये होनोलुलु स्ट्रेटर्जी। और कब बनी थी, ये बनी थी फिफ्थ क्या, इंटरनेशनल मैरीन डेब्रिज कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल मैरीन डेब्रिज कॉन्फ्रेंस हुई थी 5th, कब, 2011 में। 2011 में वहाँ पे बनी थी होनोलुलु स्ट्रेटर्जी की, जो है मैरीन डेब्रिज से जो ह्यूमन हेल्थ है, इकोलॉजिकल जो इफेक्ट है या फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो रिड्यूस होनी चाहिए, उनका इफेक्ट कम होना चाहिए, ठीक है। मेनली ये रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी थी, जिसमें इसमें जो 3 गोल्स मेनली सेट किए गए थे। सबसे पहले तो हमें कम करना था किसका अमाउंट, सबसे पहले तो हमें कम करना था लैंड बेस्ड सोर्सेज ऑफ मेराइन डेब्रिज की। जो लैंड बेस्ड सोर्सेज है ना मेराइन डेब्रिज के, उनको कम करना था सबसे पहले हमें, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना था, दूसरा हमें करना था सी बेस्ड सोर्सेज ऑफ मेराइन डेब्रिज को कम करना था। सी बेस्ड सोर्सेज को हमें कम करना था मेराइन डेब्रिज के। और उसके बाद हमें तीसरा था कि जो भी शोरलाइन पे एकमलेटेड वो है मेराइन डेब्रिज, उसको हमें कम करना था,
ठीक है, उसको हमें करना था। जो शोर्स पे हमारी क्या है मेराइन डेब्रिस, उसको हमें कम करना था। तो ये 3 मेनली इसके गोल थे। ठीक है, मेनली सेंडाई फ्रेमवर्क के मतलब वही है, ऐसा ही था। मतलब ये तो क्या हो गया मेराइन डेब्रिस के लिए। अब देखो सेकंड क्या बोल रखा, ग्लोबल कोलैबोरेटिव एफर्ट टू सस्टेनेबली रिड्यूस डिजास्टर रिस्क। डिजास्टर के रिस्क को कम करने के लिए कौन सा चलाया गया था, ये तो आपको पता है सेंडाई फ्रेमवर्क। कौन सा था, सेंडाई फ्रेमवर्क था डिजास्टर के रिस्क को कम करने के लिए। ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा था, ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये सारा हो गया हमारा क्या, ये क्वेश्चन नंबर 57। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को बैन करने के बारे में बताना है इंडिया में। ठीक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स इन इंडिया। तो इसके बारे में हमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि दी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स या POPs मेंशन्ड इन स्टॉकहोम कन्वेंशन आर बैंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। क्या ये एयर कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के अंदर इनको जो है बैन किया गया है? तो याद रखना कि 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कुछ रेगुलेशंस निकाले हैं POPs के लिए। मतलब आप बोल सकते हो रेगुलेशंस ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट रूल्स निकाले हैं 2018 में, और वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर निकाले हैं। ठीक है, किसके अंडर निकाले हैं, एयर एक्ट के नहीं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर वो रूल्स जो है वो निकाले गए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग होगी कि जो POP है स्टॉकहोम कन्वेंशन में वो एयर एक्ट के अंदर है। नहीं, वो एयर एक्ट के अंदर नहीं है, वो किसके अंदर है, इन्वायरमेंटल एक्ट के अंदर है। फिर उसके बाद आता है सेकंड, द कैबिनेट हैज डेलीगेटेड इट्स पावर टू रेटिफाई केमिकल्स अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि कैबिनेट ने कुछ केमिकल्स को रेटिफाई करने की जो वो ड्यूटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के यूनियन मिनिस्टर को दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि 2018 में जो रेगुलेशन आया है उसमें जो है 7 जो केमिकल्स हैं जो स्टॉकहोम कन्वेंशन में थे, मतलब स्टॉकहोम कन्वेंशन में टोटल 12 केमिकल्स है, उनमें से 7 जो केमिकल्स हैं वो इंडिया ने क्या कर दिए हैं, बैन कर दिए हैं। इंडिया ने क्या कर दिया है, बैन कर दिए 7 केमिकल्स को। अगर मैं उन 7 केमिकल्स की आपको वो बताऊं तो एक तो है क्लोरो, देखो सबसे पहला है क्लोरडिकोन। ठीक है, क्लोरडिकोन। फिर है हेक्साब्रोमो बाइफिनाइल, हेक्साब्रोमो बाइफिनाइल। ठीक है, उसके बाद है हेक्साब्रोमो डाइफिनाइल ईथर। क्या है, हेक्साब्रोमो डाइफिनाइल ईथर। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, टेट्राब्रोमो डाइफिनाइल ईथर। ठीक है, टेट्राब्रोमो डाइफिनाइल ईथर। ठीक है, उसके बाद अगर आप करो पेंटाक्लोरोबेंजीन। ठीक है, पेंटाक्लोरोबेंजीन। ठीक है, उसके बाद है हेक्साब्रोमो साइक्लोडेकेन, हेक्साब्रोमो साइक्लोडेकेन। ठीक है, उसके बाद है आपका हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन, हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन। ठीक है, तो ये जो सारे केमिकल्स हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये 7 केमिकल्स हैं, ये इंडिया ने बैन कर दिए हैं, जो ये किसके अंदर लिस्टेड थे, स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर लिस्टेड थे। अगर इंडिया इसको रेटिफाई करता है तो इंडिया को किसका एक्सेस मिल जाएगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या करती है, फंड प्रोवाइड करती है, और जो भी स्टॉकहोम कन्वेंशन में POPs को कम करने की जो मतलब POPs को जो बैन करता है या फिर उस स्टॉकहोम कन्वेंशन को रेटिफाई करता है, तो उसको कम करने के लिए जो फंडिंग है वो कौन प्रोवाइड करता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो यही देखो थर्ड स्टेटमेंट है, यही बोली गई है कि द रेटिफिकेशन प्रोसेस वुड इनेबल इंडिया टू एक्सेस ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन अपडेटिंग द नेशनल इंप्लीमेंटेशन पॉलिसी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जो रेटिफिकेशन प्रोसेस है वो इंडिया को फंड प्रोवाइड करवाएगी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से। ठीक है, हमारे इंप्लीमेंट करने में, तो इसीलिए ये इंडिया जो है इंप्लीमेंट कर रही है। तो अभी जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है वो है क्या चीज़, ठीक है, वो क्या है, तो देखो 1992 में ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी बनी है। ठीक है, रियो अर्थ समिट के अंदर ये बनी थी, रियो समिट के अंदर ये बनी थी। रियो समिट मतलब जो अर्थ समिट हुई थी, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे है, USA में, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के। ये मेनली ज्वाइंटली मैनेज की जाती है किसके द्वारा, UNEP प्लस UNDP प्लस वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये इन तीनों के द्वारा ज्वाइंटली मैनेज की जाती है। और इसके अलावा ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड प्रोवाइड करती है, मतलब ये भी जो भी पोल्यूटेंट्स को कम करने के लिए। ठीक है, और ये मेनली फंडिंग किस किस कन्वेंशन में प्रोवाइड करती है, याद रखना, UNFCCC, UNCBD मतलब जो बायोडाइवर्सिटी वाला कन्वेंशन है, UNCCD डेजर्टिफिकेशन वाला जो वो है, उसके बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन, और उसके बाद है मीनामाटा कन्वेंशन। इन
5 कन्वेंशंस को ये जो है फंडिंग प्रोवाइड करती है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी 1992 में बनी थी, हेडक्वार्टर यूएसए में है। यूएनईपी, यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक मिलकर इसको चलाते हैं, ठीक है। और ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन के जो रूल्स हैं ये किसके अंडर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर इनको डाला गया है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी। 7 केमिकल्स हमने बैन किया, टोटल 11 है। अब आप स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करो, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है वो कब आया था, वो आया था 2001 में, लेकिन ये आया था 2001 में, लेकिन फोर्स में कब आया था, 2004 में फोर्स में आया था। इसमें टोटल 12 केमिकल्स को बैन किया गया है। 7 तो जो आपको बता दिए वो, और कुछ और होंगे 4 केमिकल्स, ठीक है। और इसके अलावा जो है इंडिया ने इसको 2006 में रेटिफाई किया है। इंडिया ने इसको कब रेटिफाई किया है, इंडिया ने किसको कब रेटिफाई किया है, 2006 में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि इंडिया ने इसको 2006 में रेटिफाई किया है। तो ये जो हमारे सारे इस बारे में क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है सी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्या बोलता है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताना है। तो सबसे पहले है, इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 एज पार्ट ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। जो कोएलिशन फॉर डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर वो 2015 में लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च किया गया था एज ए पार्ट ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क, और ये दिस एंड दिस। तो याद रखना है जो ये कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिस्क जो ये है ये 2019 में अडॉप्ट किया गया है। कब अडॉप्ट किया गया, 2019 में यूएन क्लाइमेट एक्शन की समिट हो रही थी वहाँ पे, ठीक है। कब लिया गया, 2019 में यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट हो रही थी वहाँ पे ये अडॉप्ट किया गया है, ना कि 2015 के सेंडाई फ्रेमवर्क में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स कैन बिकम पार्टी टू दिस। बहुत सभी इसके पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। कोई भी इसका पार्ट बन सकता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है। जैसे कि यूएन के एजेंसीज, मल्टीलेटरल बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जो भी मतलब इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका मेन एम है कि प्रमोट करना डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इनका मेन एम है, ठीक है। तो और थर्ड है, यूएन प्रोवाइड सेक्रेटरिएट असिस्टेंस टू सीडीआरआई। इसको सेक्रेटरिएट असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है, याद रखना इंडिया में इसको जो सेक्रेटरिएट असिस्टेंट है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो है एनडीएमए के हेडक्वार्टर्स, मतलब एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो हेडक्वार्टर्स है, कहाँ पे, एनडीएमए के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं, सफदरजंग न्यू दिल्ली में जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे इसका सेक्रेटरिएट है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है कि इसको सेक्रेटरिएट कौन प्रोवाइड करता है, यूएन इसको सेक्रेटरिएट प्रोवाइड करता है। तो ये भी हमारी चीज़ गलत होगी। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारे जो हैं वो गलत हो गए, हमें गलत ही बतानी है कौन से हैं। तो आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट किसका है। तो याद रखना प्रायर इन्फॉर्म्ड आपने ये सुने होंगे, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन हजार्डियस सब्सटेंसेस के लिए था। इसमें जो भी सब्सटेंस आपको एक्सपोर्ट वगैरह करने हैं उसके लिए प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट लेना है। स्टॉकहोम तो आपने देख लिया पीओपी के लिए। तो जो ये रोटरडैम कन्वेंशन है ये किसके लिए है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के लिए, कि आप किसी भी कंट्री में अगर कोई सामान अगर आप भेज रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंट्री को पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा कि ये जो है ये केमिकल बैन है, ठीक है, और इसको हम नहीं कर सकते। तो क्या तब भी आप इसको मंगाना चाहते हो, तो ये है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है। ये लीगली बाइंडिंग है। प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट का जो रोटरडैम कन्वेंशन में जो ये कंसेप्ट है ये क्या है, लीगली बाइंडिंग है इसमें, ठीक है। आपको बताना ही होगा उसमें लीगली बाइंडिंग है ये, ठीक है। और ये रोटरडैम कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रीटी थी, फोर्स में कब आई थी, 2004 में, ठीक है। रोटरडैम कन्वेंशन फोर्स में कब आई थी, 2004 में ये फोर्स में आई थी हमारी रोटरडैम कन्वेंशन, ठीक है। ये होगी हमारी डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। नॉइज पोल्यूशन के बारे में बताना है। फर्स्ट, नॉइज स्टैंडर्ड फॉर ऑटोमोबाइल्स आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स। जो नॉइज स्टैंडर्ड है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स के अंडर उनको वो किया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है जो ये स्टेटमेंट है ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले जो था ये एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट के अंडर था, लेकिन अब जो है पहले था ये नॉइज पोल्यूशन के अंडर, पहले ये नॉइज पोल्यूशन मतलब सॉरी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट के अंडर था। फिर ये क्या हुआ, इसके लिए 2000 में नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स बनाए दिए गए, और जो ये नॉइज पोल्यूशन रूल्स बनाए गए ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स के अंडर बनाए गए। तो यस, ये किसके हैं, जो नॉइज स्टैंडर्ड है ऑटोमोबाइल्स के लिए वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर वो किए जाते हैं। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटेगराइजिंग एरिया इनटू इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल एंड साइलेंस जोन फॉर पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉइज स्टैंडर्ड्स। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है कि स्टेट गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी एरिया को इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल और साइलेंस जोन्स को वो करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो जो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले है कि ओशन एसिडिफिकेशन इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ कार्बोनेट इन ओशंस एंड सफोकेट्स कोरल्स। तो ओशन एसिडिफिकेशन क्या हो जाता है, ओशन एसिडिफिकेशन में क्या हो जाता है, CO2 क्या हो जाता है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है।
CO2 क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है सी वाटर में, इसके क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है, क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। और ओशन का जो pH है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ओशन का जो pH है वो कम हो जाता है, उसी को कहते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। और जब कार्बोनिक एसिड बन जाता है तो इसमें जो कार्बोनेट्स की जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब कार्बोनेट का अमाउंट कम हो जाता है तो फाइटोप्लैंक्टन या फिर जो मेनली मेराइन लाइफ्स हैं वो किससे बनी हुई होती हैं, कार्बोनेट से ही बनी होती हैं, तो वो डिजोल्व करनी शुरू कर जाती हैं। ठीक है, तो यही है। तो मतलब ये क्या बोल रहा है कि ओशन एसिडिफिकेशन इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ कार्बोनेट, नहीं डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ कार्बोनेट आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी क्योंकि कार्बोनिक एसिड के अमाउंट को इंक्रीज करता है, ना कि कार्बोनेट के। सेकंड है एनिमल्स लाइक स्टारफिश, सी बटरफ्लाइज एंड मसल्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम ओशन एसिडिफिकेशन। कोई भी स्पीसीज होंगी वो क्या होंगी, सी स्पीसीज, उससे बेनिफिटेड नहीं होंगी, उनको तो क्या होगा, उससे नुकसान होगा, वो वल्नरेबल महसूस करेंगी, क्या होंगी, वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाएंगी। और थर्ड है करंटली द pH ऑफ वर्ल्ड ओशन इज स्लाइटली लेस देन 7। तो याद रखना सीज का वर्ल्ड के ओशंस का जो pH है वो लेस देन 7 नहीं है, वो है 8.1। पहले था प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे 8.2 था, लेकिन अब क्या हो गया, 8.1 हो गया। मतलब 0.1% मतलब इसमें एसिडिक हुआ है, थोड़ा सा कम वो हुआ है, लेकिन 7 से नीचे नहीं है। ठीक है, तो नोट करेक्ट बतानी है, तो नोट करेक्ट तो सारी ही है, कोई ठीक ही नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, डी, सारी ही नोट करेक्ट है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 हमें क्या बोलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बताना है। सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसको जो इंप्लीमेंट करती है वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कौन करती है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, इसका मतलब सेकंड करेक्ट है। द बेनिफिशियरी आर बेनिफिटेड अंडर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, बिल्कुल है। थर्ड है वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी विल बी डन बाय ग्राम सभा, बिल्कुल, जो बेनिफिशियरी को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, ग्राम सभा। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सॉरी करेक्ट है, तो ये आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है, एक और है हमारी प्रधानमंत्री आवास, सॉरी यही लिख लेते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है ये भी 2015 में आई थी, और ये इसमें कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है इसमें। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्या बोलता है, ओजोन पोल्यूशन के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले ग्राउंड लेवल ओजोन इज फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन से बनती है ग्राउंड लेवल ओजोन। ठीक है, और तो बिल्कुल सही है, ये उसी से बनती है। सेकंड है ओजोन कैन रिड्यूस द यील्ड ऑफ सीरियल क्रॉप्स लाइक व्हीट, बिल्कुल ओजोन जो है इनके यील्ड्स को कम कर सकती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्योंकि ओजोन पोल्यूशन क्या करता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, और थर्ड है द ओजोन पोल्यूशन इज मेजर्ड थ्रू नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में ओजोन मेजर किया जाता है, बिल्कुल नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में टोटल 8 पोल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है। किसको, मेनली 8 पोल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है, और उन 8 पोल्यूटेंट्स में कौन कौन से आते हैं, उनमें आते हैं PM10, PM2.5, SO2, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, NH3 और PB। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, ये इन सारों को एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना इस चीज़ को। और जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। किसने, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, 2015 में ही इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें 6 कैटेगरीज में जो है इसको बांटा जाता है। एयर क्वालिटी के इंडेक्स को 6 कैटेगरीज में पोल्यूटेंट्स को बांटा जाता है, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। ठीक है, 6 कैटेगरीज में इसको बांटा जाता है। तो जो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ गया इसका, डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू कार्बन क्रेडिट मार्केट। कार्बन क्रेडिट मार्केट से कौन सी रिलेटेड है, ठीक है, कार्बन क्रेडिट मार्केट से कौन से रिलेटेड है। तो कार्बन की जो मार्केट होती है वो 2 टाइप की मार्केट होती है, एक रेगुलेटरी मार्केट, एक वॉलंटरी मार्केट। ठीक है, रेगुलेटरी मार्केट और वॉलंटरी मार्केट, तो जो रेगुलेटरी और वॉलंटरी मार्केट्स में से जो वॉलंटरी मार्केट होती है उसमें जो कार्बन क्रेडिट जो वॉलंटरी मार्केट में बिकते हैं उनको बोलते हैं वेरीफाइड एमिशन रिडक्शन। उसको क्या बोलते हैं, वेरीफाइड एमिशन रिडक्शन, और ये केस में होते हैं वॉलंटरी मार्केट में होते हैं। फिर सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन और एमिशन रिडक्शन यूनिट। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्लीन डेवलपमेंट जो मैकेनिज्म है, क्लीन डेवलपमेंट जो मैकेनिज्म है उसके अंदर जो कार्बन वो होते हैं उसको बोलते हैं सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, और जो ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन के अंदर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एमिशन रिडक्शन यूनिट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है ये, लेकिन कार्बन क्रेडिट से तो सारे ही रिलेटेड है, तो रिलेटेड तो है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी आ गया, सारे ही रिलेटेड है। लेकिन इसने अगर स्पेसिफिक पूछता है ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से रिलेटेड है, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड है, और ये वॉलंटरी मार्केट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे।
ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोग्राम कहाँ पे चल रहा है? फर्स्ट है ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोग्राम स्पेंस बिटवीन साहिल रीजन फ्रॉम सेनेगल इन द वेस्ट टू द जिबूती इन द ईस्ट ऑफ अफ्रीका, बिल्कुल, और ये वहीं पे चल रहा है अफ्रीका में। सेकंड है द प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय यूएनईपी, जो ये प्रोग्राम था ये यूएनईपी ने लॉन्च किया है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये लॉन्च किसने किया था। ये लॉन्च किया था 2007 में अफ्रीकन यूनियन ने। किसने? अफ्रीकन यूनियन ने, और वो एक बड़ी वॉल बनाना चाहते थे ट्रीज की, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन ने इसको लॉन्च किया था, ना कि यूएनईपी ने। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट इसकी जो है हमारी करेक्ट है। अगर ये कंप्लीट हो जाएगी वॉल, तो ये जो वॉल है ये विल बी लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन प्लेनेट। 8000 किलोमीटर का नेचुरल वंडर हो जाएगा वर्ल्ड का, ठीक है। तो वही है, अगर कंप्लीट होती है तो मोर देन 20 कंट्रीज इसका पार्ट होंगी, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोटेंशियली अडॉप्टेड एज पार्ट ऑफ जियो इंजीनियरिंग टेक्निक टू अवॉइड ग्लोबल वार्मिंग। जियो इंजीनियरिंग टेक्निक का पार्ट कौन कौन से हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, मतलब कम करनी है ग्लोबल वार्मिंग? तो फर्स्ट है शूटिंग ऑफ मिरर इनटू स्पेस। देखो, अगर स्पेस में मिरर्स को रख देंगे तो क्या करेगा? मिरर से जो रिफ्लेक्शन आएंगी वो वापस चली जाएंगी, तो अर्थ के अंदर तो आएंगी नहीं। अगर अर्थ के अंदर वो नहीं आ पाएंगी तो क्या ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी? बिल्कुल सही है। सेकंड है फायरिंग सिल्वर आयोडाइड इनटू क्लोराइड टू प्रोड्यूस रेन। बिल्कुल, रेन प्रोड्यूस होगी, बहुत सारे क्लाउड होंगे तो वो वैसे ही रिफ्लेक्शन कर देंगे। थर्ड है सीडिंग द सी विद आयरन पार्टिकल, उससे भी रिफ्लेक्शन बढ़ेगा। और फोर्थ है इंजेक्शन ऑफ सल्फर पार्टिकल्स इन द स्काई, ये भी बिल्कुल सही है। तो इन सब से क्या होगा? जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है कम हो जाएगी, और जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं। तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया हमारा? सी, ठीक है। आंसर क्या हो गया? सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। रोटरडैम कन्वेंशन, अभी जो थोड़ी देर पहले आया था उसमें, legally binding multilateral treaty that seeks to promote shared responsibility in relation to importation of hazardous chemical। ये जो है लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है hazardous जो केमिकल्स हैं उनके रिलेशन में, बिल्कुल उसके लिए क्या करती है? प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में ये बात करती है। और ये जो hazardous केमिकल्स हैं ये भी ये दो टाइप के केमिकल्स के बारे में बात करती है, एक इंडस्ट्रियल केमिकल्स और एक पेस्टिसाइड्स, ठीक है। एक पेस्टिसाइड्स, इन दो केमिकल्स के बारे में मेनली रोटरडैम कन्वेंशन बात करता है। सेकंड है इन इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इज डेजिग्नेटेड नेशनल अथॉरिटी फॉर पेस्टिसाइड। देखो, अब ये दो के लिए पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स हैं वो इन्होंने बोला है कि पेस्टिसाइड के लिए इंडिया में ये है। तो याद रखना, पेस्टिसाइड्स के लिए इंडिया में जो डिपार्टमेंट को दिया गया है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। पेस्टिसाइड के लिए क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन दिया गया है पेस्टिसाइड्स के लिए। और जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स है ये किसके लिए दिया गया है? इंडस्ट्रियल केमिकल्स के लिए दिया गया है। ये किसके लिए दिया गया है? ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स के लिए दिया गया है। तो ये जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। तो आंसर क्या आ जाता है? ए। ये आपको बताया था रोटरडैम कन्वेंशन कब आया था? 1998 में आया था, ठीक है। 1998 में रोटरडैम कन्वेंशन आया था, और 2004 में ये फोर्स में आया था, ठीक है। ये फोर्स में कब आया था? 2004 में आया था। और किस किस को कवर करता है ये आपको बता दिया। प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट इसमें का मेन जो है प्रोविजन है, लीगली बाइंडिंग है वो, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्या बोलता है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट compares the expected economic benefit of a project to certain environmental components of an area. Which of the following components of environment are taken into consideration in an environmental impact assessment? Environmental impact assessment में किस किस को वो किया जाता है? तो level of noise present and predicted existing ground and surface water resources, impact on historical monuments and wind speed and direction। तो हर एक को इसमें वो किया जाता है, क्या किया जाता है? कंसिडरेशन में लिया जाता है। तो आंसर क्या हो गया इसका? सी, मतलब सारे ही इसके सही हैं, ठीक है। तो याद रखना हर एक चीज़ को इसमें कंसिडरेशन में लिया जाता है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है। विंड पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बारे में हमें बताना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा। तो आप सभी को पता ही है कि तमिलनाडु में विंड पावर एनर्जी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है गुजरात में, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। तो तमिलनाडु तो सेकंड सबसे पहले आएगा और थर्ड सेकंड पे आएगा, तो ये भी दो आगे। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो महाराष्ट्र है वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। कर्नाटका से फिर आती है महाराष्ट्र और फिर आती है कर्नाटका, ठीक है। तो फिर आएगा महाराष्ट्र फोर्थ, फिर आएगा फोर्थ और फिर आएगा वन। तो आंसर क्या हो गया हमारा? सी, ठीक है। विंड पावर एनर्जी के बारे में। और आपने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि इंडिया जो है ग्लोबल लेवल पे विंड की इंस्टॉल कैपेसिटी में है 5th नंबर पे, सोलर की इंस्टॉल कैपेसिटी में है 4th नंबर पे, सोलर की इंस्टॉल कैपेसिटी में है 5th नंबर पे ग्लोबली, और विंड की में है 4th पे, और इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी में टोटल में भी इंडिया 4th नंबर पे है ग्लोबली, ठीक है। लास्ट लेक्चर में अगर जिसने अच्छे से पढ़ा होगा तो उनको ये स्टेटमेंट याद भी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है हमारी कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे।
क्या बोलता है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में फिर से बताना है। फर्स्ट है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इज स्टैट्यूटरली बैक्ड बाय इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसको जो है स्टैट्यूटरली बैक्ड किया जाता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू इसको स्टैट्यूटरली बैक्ड किया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है ए प्रोपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एन इन्वायरमेंटल कंप्लायंस रिपोर्ट एवरी 2 years टू द कंसर्न स्टेट अथॉरिटी। याद रखना अभी इस प्रोजेक्ट में जो है हर 6 month में आपको कंप्लायंस रिपोर्ट देनी है, लेकिन अभी जो अमेंडमेंट आया है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रूल्स में जो अमेंडमेंट आया है उसमें क्या है, आपको 1 साल में देनी है, 1 year में देनी है, लेकिन वो भी रूल्स अभी चालू नहीं हुए, तो इसका मतलब अभी 6 month का ही रूल है, कोई 2 years का रूल नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, और अगर आपको ये पता है कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है बी। ठीक है, तो थर्ड है द नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक हियरिंग ऑफ इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कैन नॉट बी मोर देन 100। तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई कैप नहीं लगाई गई है इस पे कि इतने कितने मेंबर होंगे। ठीक है, सबसे पहले जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के जो रूल है वो 2006 में रेटिफाई किए गए थे। ठीक है, याद रखना, और एक 6 month में इसको किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ये नोटिफिकेशन कब आई थी, 1994 में। ठीक है, कब आई थी, 1994 में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। ठीक है, 1994 में आई थी सबसे पहले, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आंसर आ गया बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्या बोलता है, रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के बारे में हमें बताना है। दी कन्वेंशन रेस्ट्रिक्ट इटसेल्फ टू स्टैटिक वाटर बॉडी टू बी कंसिडर्ड एज वेटलैंड। देखो रामसार कन्वेंशन में अगर आप वेटलैंड की डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो यही आप वो कर दोगे कि इसमें तो बहुत ज़्यादा ही वाइड इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है रामसार साइट्स का, जैसे वेटलैंड्स का। जैसे कि अगर मैं आपको पढ़ के ही बताऊँ कि जैसे कि वेटलैंड्स होते हैं, वेटलैंड्स आर द एरिया ऑफ मार्स, फैन, पीटलैंड, वाटर, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh or brackish or salt, including areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed 6 meter। तो इतनी वाइड डेफिनेशन वेटलैंड्स की दी गई है, तो ऐसा नहीं है कि वो रिस्ट्रिक्ट करता है स्टैटिक वाटर बॉडीज में, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। तो सेकंड है, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल पार्टीज टू द रामसार कन्वेंशन टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 साइट इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि रामसार कन्वेंशन में ये कंपलसरी है, जो भी उसका मेंबर है कि एक साइट को तो कम से कम इंक्लूड करवाए रामसार कन्वेंशन में। और यूनेस्को जो है वो बोल रखा है कि यूनेस्को इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर ऑफ रामसार कन्वेंशन। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रामसार कन्वेंशन है वो 6 ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करती है, 6 ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करती है। और इन 6 ऑर्गेनाइजेशन के अगर आपको मैं नाम बताऊं तो वह बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, ठीक है, वेटलैंड इंटरनेशनल, ठीक है, वेटलैंड इंटरनेशनल WWF, ठीक है, उसके बाद है इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट, ठीक है, इसके बाद है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो इन 6 ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर रामसार जो है वो काम करती है। तो ये चीज़ याद रखना। और फोर्स में ये मतलब कब उसमें आई थी, कब अडॉप्ट की गई थी, 1971 में रामसार को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, और यूके में जो है मैक्सिमम जो है रामसार साइट्स हैं यूके में। ठीक है, इंडिया में टोटल कितनी रामसार साइट्स हैं, 46 रामसार साइट्स हो गई हैं इंडिया में। अभी रिसेंटली जो है 4 को अभी रिसेंटली इंक्लूड किया गया है। कौन कौन सी, जैसे कि भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये 2 कहाँ पे हैं, हरियाणा में है। ठीक है, इन 2 को इंक्लूड किया गया। इसके अलावा थोल लेक और वाधवाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन 2 को भी इंक्लूड किया गया। ये 2 कहाँ पे हैं, गुजरात में। तो ये 4 नियर अभी रिसेंटली रामसार साइट में इनको इंक्लूड किया गया, 4 साइट्स को। यूके में मैक्सिमम साइट है, इंडिया में 46 है। 1971 में रामसार को मेनली अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ होगी हमारी कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 73 पे। ठीक है, 72 का आंसर क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो ओनली 2 इज करेक्ट, तो आंसर क्या आ गया, ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम के बारे में बताना है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम के बारे में बताना है। ठीक है, तो याद रखना, इट इज ए फ्लेक्सिब प्रोग्राम ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का फ्लेक्सिब प्रोग्राम है नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर। सेकेंड, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, और ये इसके अंडर इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि इसी के अंडर इसको वो किया जाता है। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, और नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी के अंडर 8 मिशंस चल रहे हैं। ठीक है, तो नेशनल, हाँ नहीं, इसके अंदर नहीं, सॉरी, नेशनल एक्शन प्लान,
नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, इसके अंडर 8 मिशन चल रहे हैं और 8 मिशन में से एक मिशन है नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। और उसके अंडर एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का प्रोग्राम है जिसमें परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड का कंसेप्ट है, ठीक है। ये एक मार्केट बेस्ड कंप्लायंस मैकेनिज्म है जिसमें एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जाएगा एनर्जी इंसेंटिव इंडस्ट्रीज में, ठीक है। एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में एनर्जी की एफिशिएंसी पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। और मेन चीज़ इसमें एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स का मेनली यूज होगा। इसका यूज होगा एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है। याद रखना इसको, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो जो हमारा आंसर आ गया सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? मतलब गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल वाज एस्टैब्लिश टू एड्रेस एयर पोल्यूटेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स आर कवर्ड अंडर द प्रोटोकॉल। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये सारे ही इसके अंडर कवर्ड हैं। तो आंसर क्या आ गया इसका? हमारा डी आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? डी आ गया। मेनली जो पोल्यूटेंट्स एसिडिफिकेशन करते थे, ग्राउंड लेवल ओजोन का अमाउंट को इंक्रीज करते थे, उनके क्रॉस बॉर्डर को, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल लाया गया था, ठीक है। और ये किसके अंडर है? ये किसके अंडर लाया गया था? ये प्रोटोकॉल यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, ठीक है, उसके अंडर लाया गया था और अमेंड किया गया था इसको 2012 में, ठीक है। इसमें पार्टिकुलेट मैटर को भी इंक्लूड किया गया था 2012 में, जब इसमें अमेंडमेंट किया गया इस गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल में, तो इसमें पार्टिकुलेट मैटर को भी इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सारी, ठीक है। तो आंसर आ गया डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्या बोलता है कि कौन सा कन्वेंशन किससे डील करता है? सबसे पहले बेसल कन्वेंशन, कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट, स्टॉकहोम पीओपी, मिनामाटा मरकरी। तो देखो जो बेसल जो कन्वेंशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है? बिल्कुल हैजार्डियस केमिकल से रिलेटेड होता है। सेकंड है स्टॉकहोम अभी थोड़ी देर पहले बताया था पीओपी से रिलेटेड, और मिनामाटा किससे? मरकरी से रिलेटेड है। तो तीनों ही करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया? बी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि किस किस से ये हमारे यहाँ ये रिलेटेड है। अब आ जाते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में। तो जो सबसे पहले कोस्टल रेगुलेशन जोन आर डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये इसको डिक्लेयर करती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? करेक्ट है कि यही इसको डिक्लेयर करती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर इनको डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी। सेकंड है कोस्टल रेगुलेशन जोन इंक्लूड ओनली दी इंटरटाइडल जोन एंड लैंड पार्ट ऑफ कोस्टल एरिया। नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल लैंड पार्ट होता है, उसमें 12 नॉटिकल माइल तक का अंदर का एरिया होता है। आपने पढ़ा होगा ना कोस्टल रेगुलेशन जोन 1, 2, 3, 4। अगर आपने नहीं देखा तो हमारी पहले वाली सीरीज देखिए, उसमें आपको हर एक डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ए, ठीक है। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में हमारी ये चीज़ हो जाती है। अब 2019 में इसकी नई नोटिफिकेशन आई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। मुंडा रेबिलियन के बारे में बताना, तो ये तो आप सबको पता होगा। द रेबिलियन वाज रिजल्ट ऑफ अनफेयर लैंड ग्रैबिंग प्रैक्टिस बाय कॉलोनियल एंड लोकल अथॉरिटीज। सेकंड है द लीडर ऑफ द रेबिलियन बिरसा मुंडा स्टार्टेड हिज ओन रिलीजन बाय टेकिंग एलिमेंट्स फ्रॉम वैष्णविज्म, क्रिश्चियनिटी, मुंडारी रिलीजन। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर आ गया सी, ठीक है। सरदारी मूवमेंट इससे पहले हुआ था, ठीक है। सरदारी मूवमेंट इससे पहले हुआ था, अनवायलेंट या पीसफुल वो मूवमेंट था, ठीक है, अपने राइट्स को मांगने के लिए। तो इससे पहले ये हुआ था और उसके बाद हुआ था बिरसा मुंडा का रिबेलियन, ठीक है। तो ये आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। कार्बन इंटेंसिटी इंडिकेटर के बारे में बताना है कि ये कहाँ पे दिखाई देता है। तो याद रखना, जो कार्बन इंटेंसिटी जो इंडिकेटर है ये मेनली मापता है द अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशंस जनरेटेड बाय ए शिप इन डूइंग 1 यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्ट वर्क, ठीक है। उसको बोलते हैं कार्बन इंटेंसिटी इंडिकेटर, ठीक है। और ये इसकी जो कैलकुलेशन है वो किसके ऊपर बेस होती हैं? वो इंटरनेशनल मैरीटाइम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके ऊपर बेस होती है। ये जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है? ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, ये मेनली एटमॉस्फेरिक और मैराइन पोल्यूशन को शिप्स जो करते हैं उससे प्रिवेंट करने में हेल्प करती है, ठीक है। शिप्स का जो पोल्यूशन है उसको कम करने की बात करती है। इसके पास कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। एस्टैब्लिश कब की गई थी? 1948 में, और पहली जो इसकी मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1959 में, ठीक है। इंडिया ने कब ज्वाइन किया था? इंडिया ने भी इसको 1959 में ही ज्वाइन किया था, ठीक है। याद रखना, इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया था? 1959 में ही इंडिया ने इसको ज्वाइन किया गया था, ठीक है। देखो जो ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है इसने हांगकांग कन्वेंशन जो रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स पे, मतलब जो ग्रीन रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स पे काम करता है, जो 2000 में बना था, उसको भी इसने IMO ने उसको भी ज्वाइन कर रखा है। लेकिन अभी हांगकांग कन्वेंशन अभी भी क्या है? फोर्स में नहीं है, अभी भी हांगकांग कन्वेंशन फोर्स में नहीं आया है, ठीक है। और रिसेंटली न्यूज़ में क्यों? क्योंकि हांगकांग कन्वेंशन को रिसेंटली इंडिया ने क्या किया? एक्सीड किया है। इंडिया ने भी हांगकांग कन्वेंशन को क्या कर लिया? एक्सीड कर लिया है। तो ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। आंसर आ गया सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। मिथेनॉल के बारे में बताना है। इट हैज़ मच हायर एफिशिएंसी देन पेट्रोल एंड डीजल। ऐसा तो नहीं है कि इसकी बहुत ज़्यादा मच हायर एफिशिएंसी होती है पेट्रोल और डीजल से, ऐसा नहीं है, ठीक है। लोअर होती है, स्लाइटली लोअर होती है। क्या होती है? स्लाइटली लोअर होती है,
ठीक है। सेकंड है इट बर्न्स एफिशिएंटली इन ऑल इंटरनल कंबशन इंजन्स, बिल्कुल ये ऑल इंटरनल कंबशन इंजन्स में एफिशिएंटली बर्न करते हैं। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पर्टिकुलर मैटर ऑन बर्निंग, यस ये कोई पर्टिकुलर मैटर को प्रोड्यूस नहीं करती है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट हमारा रॉन्ग है, तो आंसर हमारा क्या आ गया सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्या बोलता है कि इंटरनेट शटडाउन में कौन सा रूल यूज़ होएगा, ठीक है। इंटरनेट शटडाउन में कौन सा रूल यूज़ होएगा, तो देखो सीआरपीसी भी होएगा, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट भी होएगा। जो आईटी अमेंडमेंट जो एक्ट है 2008 वो मेनली वेबसाइट को बैन करता है, किसी भी वेबसाइट को गवर्नमेंट बैन कर सकती है, ना कि किसी इंटरनेट को, ठीक है। तो थर्ड जो है वो नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, मतलब ये आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 नहीं होगा और सारे रूल्स होंगे जो इसके अंडर हैं। तो आंसर क्या आ गया हमारा डी, ठीक है। तो इंटरनेट शटडाउन में कौन कौन से रूल यूज़ होते हैं, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में और हर जगह क्या करती है गवर्नमेंट बैन कर दे रही है, तो किस किस एक्ट के अंदर करती है उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्या बोलता है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज अप्रोच के बारे में बताना। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज अप्रोच, तो फर्स्ट है कि इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द लीचिंग ऑफ मेटल ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। ऐसा नहीं है, मेनली ये क्या, मेनली इसका वो क्या है, मेनली इसका है कि हमें वाटर को नहीं जाने देना है, ठीक है। वाटर को एज ए लिक्विड डिस्चार्ज नहीं होने देना है, उसको जीरो लिक्विड डिस्चार्ज करना, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड है इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, बिल्कुल, और वेस्ट वाटर इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर डिस्पोजल, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा सी, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इसके बारे में, ठीक है। अगर अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे और जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है उसने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था एडिशनल कैपेसिटी 1 मिलियन लीटर पर डे की, ठीक है, एंड जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ठीक है, सिस्टम की, जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में होता है, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, जो रानीपेत में होता है, और एक है रानीपेत टेनरी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट कंपनी लिमिटेड जो तमिलनाडु में है ये, ठीक है। तो ये सारे अभी रिसेंटली वर्चुअली इनॉग्रेट किए गए हैं। तो इनमें से पूछा गया है तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज क्या है, तो ये वाला ये है कि इसमें लिक्विड वाटर को नहीं, लिक्विड वाटर को किसी चीज़ सॉलिड में बना के उसको वो डाला जाएगा। फिर है 82 एज पर नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स कैन बी यूज्ड फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। इथेनॉल प्रोडक्शन के बारे में बताना है कि किस किस से जो इथेनॉल है वो प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है, किस किस से जो इथेनॉल है वो हमारी प्रोड्यूस हो सकती है। तो देखो इसमें जो है बार्ले सीड्स जो है वो इसमें नहीं आएंगे, ठीक है, याद रखना बार्ले सीड्स इसमें नहीं आएंगे। बार्ले सीड्स से इथेनॉल इसमें नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स में इससे नहीं प्रोड्यूस की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें बार्ले सीड्स आपके नहीं आएंगे, ठीक है, और चिक पे नहीं आएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स में उसको बनाने में नहीं यूज़ होंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। ग्रीन क्रैकर्स में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। देखो ग्रीन क्रैकर्स में क्या होते हैं, उसमें कुछ बैंड केमिकल्स नहीं होते हैं, याद रखना। ग्रीन क्रैकर्स में क्या नहीं होते, बैंड केमिकल्स नहीं होते हैं। बैंड केमिकल्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि लिथियम हो गया, बेरियम हो गया, उसके बाद लेड हो गया, उसके बाद आर्सेनिक हो गया, ये सारे बैंड केमिकल्स हैं और ये ग्रीन क्रैकर्स में यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या प्रोहिबिटेड है, ये उनमें यूज़ नहीं होते हैं ग्रीन क्रैकर्स में। तो यूज़ कौन सा होता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, थर्माइड भी हो सकता है। तो थर्ड एंड फोर्थ हो सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड इसमें यूज़ नहीं हो सकते। और ग्रीन क्रैकर्स के भी कई टाइप के नाम दिए गए हैं, जैसे कि आप देखो कि स्वास SWAS सेफ वाटर रिलीजर, ये क्या सेफ वाटर रिलीजर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्टार्स सेफ थर्माइट क्रैकर, ये क्या सेफ थर्माइट क्रैकर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे सफल करेक्टर, सफल मतलब सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम, सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये 3 टाइप के स्वास, स्टार, सफल, ये सारे क्या हैं ग्रीन क्रैकर्स के टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्या बोलता है स्टबल बर्निंग के बारे में बताना है। फर्स्ट है द ऑक्साइड ऑफ सल्फर आर रिलीज ड्यूरिंग क्रॉप रेसिड्यू, बिल्कुल निकलते हैं। सेकंड है द हीट फ्रॉम बर्निंग पैडी स्ट्रोकिल्स द बैक्टीरियल फंगल पॉपुलेशन क्रिटिकल फॉर फर्टाइल सॉइल, बिल्कुल जलाते हैं तो वहाँ के इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी मर जाते हैं। थर्ड है बर्निंग क्रॉप रेसिड्यू इज ए क्राइम बोथ अंडर IPC एंड एयर पोल्यूशन एक्ट, तो याद रखना क्रॉप को जलाना IPC के अंडर भी क्राइम है और एयर पोल्यूशन एक्ट के अंडर भी क्राइम है, तो दोनों ही क्राइम है। तो IPC का सेक्शन कौन सा 188, सेक्शन 188 के अंडर ये क्राइम है। तो ये हो गया हमारे तीनों स्टेटमेंट सही होगी, तो आंसर क्या आ गया हमारा डी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। सतत इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, किसके लिए रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये कंप्रेस्ड बायोगैस से रिलेटेड है, याद रखना, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखने की कौन सा इनिशिएटिव किसके लिए चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। साइट्स के बारे में बताना है। साइट्स मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा। सबसे पहले है इट इज ओनली ग्लोबल ट्रीटी दैट इंश्योर द ट्रेड इन प्लांट्स एंड एनिमल डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल इन वाइल्ड्स। ये ओनली ग्लोबल ट्रीटी है जो इंश्योर करती है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स में जो ट्रेड है वो उनके सर्वाइवल को
थ्रेटन ना करे, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन पार्टीज एंड इट टेक्स द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। याद रखना, जो साइट्स है ना वो लीगली बाइंडिंग तो है, लेकिन वो किसी नेशनल लॉज का पार्ट नहीं बनती है, ये चीज़ ध्यान रखना, वो किसी के नेशनल लॉज का पार्ट नहीं बनती है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो हो जाती है वो हमारी रॉन्ग हो जाती है। फिर आ जाता है थर्ड, जो साइट्स है उसको एडमिनिस्टर करता है यूएनईपी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, साइट्स को एडमिनिस्टर करता है यूएनईपी। ठीक है, और मेनली इसके जो सेक्रेटरीट हैं, साइट्स के जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स पाए जाते हैं। साइट्स बनी कम थी, मतलब ये कब फोर्स में आई थी साइट्स, 1975 में। ठीक है, याद रखना 1975 में ये बनी थी साइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और बस यही चीज़ें हैं इसके बारे में। तो थर्ड हमारी करेक्ट होगी, तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। अमोनिया पोल्यूशन के बारे में बताना है। यूट्रोफिकेशन एंड एसिडिफिकेशन इफेक्ट ऑन सेमी नेचुरल सिस्टम, बिल्कुल ये अमोनिया यूट्रोफिकेशन भी कर सकता है, एसिडिफिकेशन भी कर सकता है। सेकंड है, जहाँ पे यूट्रोफिकेशन हो जाएगा वहाँ पे क्या बन जाएंगे, डेड जोन्स विद डेंजरसली लो ऑक्सीजन लेवल इन वाटर बॉडी, बिल्कुल डेड जोन्स वहाँ पे होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती। थर्ड है, फॉर्मेशन ऑफ हेज लाइक कंडीशन इन एटमॉस्फेयर, बिल्कुल जिसको आप बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक, वो भी तो इसी के कारण होता है। तो हेज लाइक कंडीशन जो होती है वो भी इसके कारण हो जाती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ जाता है हमारा डी। ठीक है, और जो अमोनिया वो कलरलेस हाईली रिएक्टिव सोल्यूबल एल्कलाइन गैस है, याद रखना इस चीज़ को, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये कलरलेस हाईली रिएक्टिव और क्या है, एल्कलाइन गैस है, क्या है, एल्कलाइन गैस है ये हमारी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 हमें क्या बोलता है, ट्रैफिक के बारे में बताना है। देखो फिर से आगे ट्रैफिक, फर्स्ट है इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय IUCN एंड UN, मैंने बताया था किसने इसको किया था, IUCN प्लस WWF ने इसको एस्टेब्लिश किया था, ना कि UN ने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है, इट करंटली नाउ इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अभी करंटली ये जो है इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जो ये इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अभी जो ये बनी है 2017 में। ठीक है, याद रखना ये कब बनी है, ये 2017 में बनी है, और उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो भी कहाँ पे हैं, UK कैम्ब्रिज में है। ये मैंने बता दिया था आपको, कैम्ब्रिज UK में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, कैम्ब्रिज UK में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। उसी ने सावन के बनने में हेल्प की थी, साउथ एशियन जो वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क है उसके बनने में भी इसने हेल्प की थी, जिसका सेक्रेटरीट कहाँ पे, काठमांडू नेपाल में प्रेजेंट है। और ये बनी कहाँ पे थी, भूटान में बनी थी, 2011 में बनी थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया इसका बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ, और ट्रैफिक का ईयर बताया था 1976 में ये बनी थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में बताना है। देखो, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, इसका दूसरा नाम जो है उसको बोलते हैं बोन कन्वेंशन, उसको क्या बोलते हैं, बोन कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बोन कन्वेंशन था, ये देखो, इट इज़ द ओनली ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड एक्सक्लूसिवली फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, बिल्कुल ये माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए बना था। सेकंड है, इट इज इन्वायरमेंटल ट्रीटी अंडर UNEP, ये UNEP के अंडर इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और इंडिया जो था इसका पार्ट कब बना था, 1983 में इंडिया इसका पार्ट बना था। ठीक है, और ये बनी कब थी, ये फोर्स में भी 1983 में ही आई थी। ठीक है, और अभी रिसेंटली इसमें कौन सी कंट्री ने वो किया है, मालदीव्स ने, मालदीव्स इसका रिसेंट मेंबर बना है, इसका किसका, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज का। ठीक है, अभी इसका जो कंजर्वेशन ऑफ, हाँ एक और मैं मतलब पहले लेक्चर्स में भी बताती थी कि इंडिया ने कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज कन्वेंशन के साथ क्या कर रखा है, हमने एक नॉन लीगली बाइंडिंग एक MOU साइन कर रखा है। ठीक है, CMS के साथ नॉन लीगली बाइंडिंग MOU साइन कर रखा है। उस MOU में हमने 4 स्पीसीज को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंशन के लिए हमने वो चलाया हुआ है। 4 स्पीसीज के नाम क्या है, जैसे कि साइबेरियन क्रीन, ठीक है, मैराइन टर्टल, उसके बाद है ड्यूगोंग्स और रैप्टर्स। ये जो 4 स्पीसीज हैं इनके हमने कंजर्वेशन के लिए हमने वो चलाया हुआ है। तो ये 4 स्पीसीज हैं। ठीक है, इनके कंजर्वेशन के लिए साइबेरियन क्रेन, मैराइन टर्टल, ड्यूगोंग और रैप्टर्स। ठीक है, ड्यूगोंग को सिकाऊ भी बोला जाता है, मैंने आपको बताया था, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क में ये पाई जाती है। तो नेशनल पार्क क्या वहीं पे पाई जाती है। तो जो यही है कि CMS के इंडिया ने इसके साथ ये कर रखा है। और इंडिया में अभी रिसेंटली COP13 भी हुआ था, CMS का क्या हुआ था, COP13 भी हुआ था, जिसमें इंडिया में हुआ था। और उसमें एक डिक्लेरेशन हुआ, गांधीनगर डिक्लेरेशन, वो भी किसके लिए था, माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए था। क्या था, गांधीनगर डिक्लेरेशन हुआ COP13 में, वो भी किसके लिए था, माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए ही था। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है हमारा सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम 90 पे। GN वाजपेयी कमेटी किसके लिए बनी थी, याद रखना, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के लिए बनी थी इंडिया में। ठीक है, याद रखना, GN वाजपेयी कमेटी किसके लिए बनी थी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लिए बनी थी। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के बारे में बताना है। द एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो याद रखना, जो ये एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है ये कब लॉन्च किया गया था, ये 2007 में लॉन्च किया गया था। किसने किया था, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने किया गया था। और ये किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू
एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। सेकंड है द कोड इज एप्लीकेबल टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिल्डिंग, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों बिल्डिंग्स के लिए, सब बिल्डिंग्स के लिए एप्लीकेबल है। और थर्ड है द कोड एड्रेसेस वाटर एफिशिएंसी अलॉन्ग विद एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द बिल्डिंग। याद करना ये केवल और केवल एनर्जी एफिशिएंसी को एड्रेस करता है, ना कि वाटर एफिशिएंसी को, उसके लिए अलग स्कीम्स है, ठीक है। तो ये केवल उसको करता है। तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई। तो जो इसका आंसर हो गया वो क्या हो गया, सेकंड करेक्ट है हमारा, और थर्ड हमारी स्टेटमेंट जो रॉन्ग है। तो फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड एंड फर्स्ट रॉन्ग है। तो हो गया हमारा आंसर सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। नेशनल मिशन ऑन एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में हमें बताना है। इट इज़ एन इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड अंडर द एजिज ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो है ये इसके अंडर बना हुआ है और नेशनल एक्शन प्लान के अंडर है। तो ये तो आपको पता होगा, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी 8 जो नेशनल मिशन चल रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। लेकिन ये जो है इसके अंडर नहीं है, किसके अंडर, ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के अंडर नहीं है, केवल डायरेक्ट उसके अंडर ये प्रोग्राम है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंडर ये जो है हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। ठीक है। और मेनली इसकी प्रोग्रेस को कौन देखता है, इसकी प्रोग्रेस को मेन देखता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। कौन को देखता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ना कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। सेकंड है द फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द पार्ट ऑफ द मिशन। वो मतलब ये एनर्जी एफिशिएंसी भी इसका पार्ट है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि ये जो ये मिशन है ये भी इसका पार्ट है। इसके कई पार्ट हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, क्या है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, ये भी इसका पार्ट है। मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, ये भी इसका पार्ट है। एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, ये भी इसका पार्ट है। फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी इसका पार्ट है। तो ये सारे ही इसके पार्ट है। तो ये भी बोल दिया कि ये किसका पार्ट है, ये भी इसका पार्ट है। तो आंसर क्या आ गया हमारा बी, ठीक है। आंसर क्या आ गया हमारा बी, ये बी जो है इसका पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो कौन सा क्वेश्चन हो गया, 92 हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। एससीओ के बारे में बताना है। सबसे पहले ये संघाई 5 से निकली थी, संघाई 5 ग्रुपिंग से, जो कि 1996 में बनी थी। तो ये स्टेटमेंट सही है कि संघाई 5 से निकली थी और 1996 में जो एक ग्रुप था संघाई 5 को, उससे ही निकली थी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड है अफगानिस्तान इज लेटेस्ट कंट्री टू बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ ग्रुपिंग, नहीं, कौन सा मेंबर है, अभी कौन सा बनाया है 2021 में, ईरान जो है वो लेटेस्ट कंट्री बना है एससीओ का मेंबर। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई, ठीक है। अगर हमारी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है सी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीओ इज टू फाइट टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड बोलस्टर ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एडवांस पीपल टू पीपल टाइज। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। इसके अंडर एक रेड्स प्लेटफॉर्म भी है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है उसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है, ताशकंद में है, ताशकंद में है, ठीक है। ईरान इसका रिसेंट मेंबर बना है और ये जो है एससीओ जो है 2001 में आई थी, लेकिन फोर्स में कब आई थी, 2003 में फोर्स में आई थी। हेडक्वार्टर्स या इसके सेक्रेटरीट कहाँ पे है, एससीओ का कहाँ पे है, बीजिंग में है, ठीक है। तो चेयरमैनशिप जो है उसमें रोटेट करती रहती है, चेयरमैनशिप क्या करती है इसमें, रोटेट करती है, ठीक है। चेयरमैनशिप क्या करती है इसमें, रोटेट करती है। अब इसमें कितने हो गए हैं, पहले 8 मेंबर्स थे, अब 9 मेंबर्स हो गए हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं इसकी। इंडिया और पाकिस्तान इसको कब ज्वाइन किया था, 2017 में, ठीक है। ईरान ने अभी इसको ज्वाइन किया। तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। ई ग्रीन वॉच के बारे में हमें बताना है। ई ग्रीन वॉच क्या है, सबसे पहले इट इज ई गवर्नेंस पोर्टल फॉर इफेक्टिव ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ वर्क्स इन फॉरेस्ट्री सेक्टर अंडरटेकन बाय स्टेट फॉरेस्ट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये जो है ये ई गवर्नेंस पोर्टल है जो कि ऑनलाइन मॉनिटर करेगा फॉरेस्ट्री सेक्टर में क्या क्या वर्क्स हो रहे हैं जो कि कैंपा फंड के अंदर किए जा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ई ग्रीन वॉच यही है। सेकंड, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय स्टेट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। बिल्कुल फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इसको स्टेट्स क्या करेंगी, वो वॉच करेंगी। और ऐसा कब से चल रहा है, 2012 से ऐसा ही चलता आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है हमारी सही है। और जो ये ई ग्रीन वॉच ये कब क्रिएट किया गया था, 2012 में ही क्रिएट किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही होगी। आंसर क्या आ गया हमारा सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्या बोलता है, रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन एक्सीडेंट्स के बारे में बताना है सीक्वेंस। तो देखो बस इसके ईयर ही आपको याद रखने। जो खास टाइम जो डिजास्टर था ये कब हुआ था, ये 1957 में हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था, रशिया में हुआ था, ठीक है। चर्नोबाइल जो न्यूक्लियर इंसिडेंट है ये कहाँ पे हुआ था, ये 1986 में हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था, यूक्रेन में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये यूक्रेन में हुआ था। उसके बाद फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर, ये कहाँ पे हुआ था, फुकुशिमा, ये जापान में हुआ था और ये कहाँ हुआ था, 2011 में हुआ था। उसके बाद 3 माइल आइलैंड, ये कब हुआ था, 1979 में हुआ था, यूएसए में हुआ था ये, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, ये यूएसए में हुआ था। तो ये हो गया हमारा कौन कौन से ईयर में। तो सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें, सबसे पहले कौन सा हुआ था, 57 वाला। तो फर्स्ट ये होएगा, सेकेंड ये होएगा, थर्ड ये होएगा और फोर्थ ये होएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फोर्थ किस में, एक ही में है। तो आंसर क्या आ गया हमारा सी,
ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा सी। बस इनको याद कर लेना कि कौन कौन से ईयर में ये हुए हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ग्लोबल ई वेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज क्रिएटेड टू इंप्रूव एंड कलेक्ट वर्ल्ड वाइड ई वेस्ट स्टैटिस्टिक्स इन इंटरनेशनली स्टैंडर्ड वे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनर्स टू ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक पार्टनरशिप में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, ये बताना है कि ग्लोबल ई वेस्ट स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है उसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन है या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसमें है। ठीक है, तो मैं ये बताना है। तो याद रखना इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि है एक तो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये तो है। ठीक है, फिर एक है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, ये भी है। ठीक है, उसके बाद है हमारी जो ये है दी सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन, ये भी है। ठीक है, उसके बाद और भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि सस्टेनेबल साइकिल, एस साइकिल जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल साइकिल, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा अगर आपसे बात करें कि यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये भी इसके अंडर ही है। और हाँ, तो ये दो और ऑर्गेनाइजेशन इसके अंडर, ये 5 ऑर्गेनाइजेशन इसके अंडर काम करती हैं। तो आपने देख लिया कि ये जो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके अंडर नहीं है। ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक पार्टनरशिप के अंडर ये नहीं है, तो थर्ड नहीं है। तो कितने 1, 2 एंड 4 है, तो आंसर क्या आ गया इसका, हमारा सी आंसर आ गया। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव करना, कलेक्ट करना वर्ल्ड वाइड ई वेस्ट स्टैटिस्टिक्स को। ठीक है, स्टैंडर्डाइज वेस्ट में कि कितना ई वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी इसकी रिसेंट 2020 में रिपोर्ट आई थी, इसने बताया था कि 2030 तक अगर सही चलता रहा तो जो ई वेस्ट है वो जस्ट 16 ईयर्स में क्या हो जाएंगे, जस्ट 16 ईयर्स में, जस्ट 16 ईयर्स में जो ई वेस्ट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ई वेस्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये इसने बताया था। ठीक है, ये ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2030 की मतलब रिपोर्ट भी ये निकालता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ओनली 17% जो 2019 का जो ई वेस्ट कलेक्ट किया गया था उसमें ओनली 17% ही रिसाइकिल किया गया था। ठीक है, याद रखना। और सबसे ज़्यादा ई वेस्ट कौन सा कॉन्टिनेंट क्रिएट करता है, एशिया सबसे ज़्यादा ई वेस्ट क्रिएट करता है। उसके बाद कौन करता है, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद ओशनिया। ठीक है, तो एशिया सबसे ज़्यादा ई वेस्ट क्रिएट करता है। ठीक है, कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो आंसर आ गया सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। सीबीआई और ईडी के बारे में बताना है। बहुत सीबीआई एंड ईडी जो है ये दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर बने। याद रखना, सीबीआई तो बना है दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर, लेकिन जो ईडी है वो सीवीसी एक्ट के अंडर बना है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के अंडर ये बना हुआ है। ठीक है, 2003 के अंदर ये बना हुआ है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग होगी। सेकंड है द चीफ्स ऑफ बोथ द एजेंसीज हैव फिक्स्ड 2-year टेन्योर विद 3 एनुअल एक्सटेंशंस। तो अभी आपको पता होगा रिसेंटली क्या किया गया है, अभी इनके टेन्योर को बढ़ाया गया है। अभी 2 ऑर्डिनेंस लाई गई हैं जिनमें इन 2 के डायरेक्टर का जो टेन्योर है वो 2 ईयर से 5 ईयर विद 1 एनुअल, मतलब 3 एनुअल एक्सटेंशन के साथ बढ़ा दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग है। तो बस यही है कि यही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट मेनली क्या करता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट वैसे मेनली बना भी कब 1956 में बना है। ठीक है, और मेनली ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके अंडर ये काम करता है। ठीक है, तो सीबीआई का आपको पता चल गया कि किसके अंडर, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी कंप्लीट। आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। यूएन जनरल असेंबली में बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूएन जनरल असेंबली फॉर चेंजिंग द स्टेटस ऑफ ए कंट्री फ्रॉम लीस्ट डेवलपिंग कंट्री से डेवलपिंग कंट्री लाने में जो यूएन जनरल असेंबली है वो कौन से इंडिकेटर्स को यूज करती है, कौन कौन से उसको यूज करती है। तो याद रखना वो करती है ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा, हाउस एसेट इंडेक्स और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। तो ये जीडीपी को कैलकुलेट नहीं करती है लीस्ट डेवलपिंग कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में लाने में। ठीक है, तो याद रखना तो 3 ही है, 2, 3, 4। ठीक है, 2, 3, 4 और फर्स्ट इसमें नहीं है। ठीक है, फर्स्ट अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको कट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इसका आंसर बी। और अभी रिसेंटली जो है बांग्लादेश, नेपाल और लाओस, कौन कौन से कंट्रीज, बांग्लादेश, नेपाल और लाओस, ये कंट्रीज जो है उसमें इंक्लूड की गई है किसमें, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज में इनको प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। कौन सा फोर्स में कब आया था वो हमें बताना है। कमिंग इनटू फोर्स ऑफ कार्टेजिना प्रोटोकॉल, कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी देखो हुआ था 2000 में। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल था हुआ था 2000 में, लेकिन ये फोर्स में आया था कब, 2003 में। पासिंग ऑफ इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट, तो इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब पास हुआ था, 2002 में। कमिंग इनटू फोर्स ऑफ नागोया प्रोटोकॉल, देखो नागोया प्रोटोकॉल हुआ था 2010 में, लेकिन फोर्स में आया था 2014 में। आयोची अडोप्शन ऑफ आयोची टारगेट्स कब हुए, 2010 में। 2011 से 2020 के टारगेट्स थे, तो ये 2010 में ही अडोप्ट कर लिए गए थे। तो हमें क्रोनोलॉजी बतानी है, सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर पहले है 2, फिर 1, फिर है 4, फिर है 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा बी। ठीक है, आंसर क्या होगा बी। आपको इनके ईयर जो है वो आपको याद रखने होंगे कि किस ईयर में कौन सा वो बन रहा है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्या बोलता है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का। तो देखो सबसे जो पल्सिस हैं वो सबसे ज़्यादा फिक्स करते हैं, सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए अच्छी होती हैं, तो पल्सिस का क्या होगा, सबसे कम ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा। और लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा वो करते होंगे, ठीक है। तो थर्ड तो होगा, सब डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाला बताना है और सबसे लास्ट में, तो सबसे पहले आएगा 3 और सबसे लास्ट में आएगा 4। आप ये ऐसा देख सकते हो, तो सबसे पहले आएगा 3 2 में है, ठीक है, 4th 1 में ही है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 4, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो ग्रीन हाउस गैस लाइफ स्टॉक, फिर है हमारे कौन से, फिर हमारा राइस, फिर हमारे सीरियल्स और फिर हमारी पल्सिस, ठीक है। तो इस तरह से हमारी सीक्वेंस हो जाती है ये कंप्लीट। तो इसी नोट पे हमारा आज के इन्वायरमेंट की सीरीज जो है कंप्लीट हो जाती है। ये था हमारा पार्ट नंबर 6 और इसके बाद हमारी इन्वायरमेंट की जो सीरीज है वो खत्म हो जाती है। अगर मैं आपको कहूँ कि इसके बाद आपको क्या करना है, तो मैं आपको एक बार फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ और प्लीज़ जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज देख लेना। और इसके अलावा जो मैंने पहले सीरीज कराई हुई है लास्ट ईयर, उसमें 400 क्वेश्चन टोटल कराए हुए हैं, आप उसको देखना मत भूलना, ठीक है। क्योंकि अब की बार भी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हमारी ही टेस्ट सीरीज से आए हुए हैं। आप एक बार जाके देखना, एवरीथिंग इज डन, ठीक है। तो आपको बहुत फायदा होगा। आप ये देख रहे हो, अच्छी बात है, वो भी एक बार देख लेना, तो आपका कॉम्प्रीहेंसिव, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, ये मैं गारंटी देती हूँ। अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से सुन रहे हो और उसको माइंड में रख रहे हो, तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। आप बुक उठाओगे तो आपको हर चीज़ आपको याद ही मिलेगी, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लोगों को शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है। चलिए तो इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।